दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोग के? और बताओ, तैयारी बिल्कुल रगड़ के चल रहा है कि नहीं? तो जो भी बच्चे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए, उनके लिए एक मतलब गुड न्यूज़ की तरफ है कि देखो, हर बार क्या होता था, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह ये जो भी होते हैं, उसमें बहुत सारा त्रुटि है। ठीक है, पिछले मतलब 3-4 साल से चल रहे हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, हर बार प्रोटेस्ट होता है, कोर्ट केस वगैरह भी होता है, लेकिन वो फाइनल एक रिज़ल्ट के मतलब एक स्टूडेंट के हित में लास्ट में वो आ नहीं पाता है। कुछ ना कुछ करके एसएससी लास्ट में दबा देती है बात को, और फिर वो सेम प्रोसेस नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट होता है, फिर से वही प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कुछ पार्शलिटी हो जाता है। कुछ बच्चे को मतलब लक बेस पे भी मतलब सिलेक्शन हो जाता है, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसका अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, कोई सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ से लड़ने के लिए अभी एक अच्छा बात ये है कि कल 1 अप्रैल था, तो कल के दिन सब लोग एसएससी हेड ऑफिस में जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, बड़े बड़े जो भी टीचर हैं, चाहे फिर गगन सर हो, आदित्य रंजन सर हो, अभिनय शर्मा सर हो, और तमाम टीचर्स, सब लोग एसएससी के ऑफिस में पहुँचे हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, और अपना बात को वहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर सब टीचर्स का सहमति बना आपस में, और सब टीचर लोग एक साथ आए हैं, और जो भी स्टूडेंट्स का जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, जो कि होना चाहिए चेंजेस रिफॉर्म्स, तो जैसा कि 2025 का एग्ज़ाम अब नोटिफिकेशन आने वाला है, और सीजीएल से स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक जून या जुलाई से। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के पहले अगर ये सब चेंजेस का कुछ नोटिस किसी तरह आ जाता है एसएससी की तरफ से, ये सब चीज़ एसएससी के पास पहुंच जाता है, और वो लोग अगर इस पर राज़ी हो जाते हैं, तो फिर 2025 में देखने को मिलेगा सारा चीज़। तो अभी समय है हमारे पास, अप्रैल अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए 1 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन भी रखा गया था, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया, जो भी स्टूडेंट है। तो हमारा वो ट्रेंडिंग पे था, शायद 2 नंबर पे 3 नंबर पे ट्रेंडिंग था, एसएससी जवाब दो और एसएससी रिफॉर्म्स, तो ये सब था। और उसके बाद ये लोग हेडक्वार्टर में भी पहुँचे, वहाँ ऑफिस में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, और चेयरमैन सर से बात भी हुआ पहले तो, हालांकि बहुत देर तक ये लोग रुके रहे, उन लोग टाल मटोल करते रहे कि मतलब चेयरमैन सर आज अवेलेबल नहीं है, या फिर संसद चले गए, लेकिन ये लोग वहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद, स्टूडेंट्स भी चूँकि अच्छा खासा मात्रा में स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जमा हुआ था, तो इस वजह से उन लोगों को मिलना पड़ा। ठीक है, तो अभिनय सर और 2-3 स्टूडेंट साथ में गए थे अंदर। ठीक है, चेयरमैन सर से, तो इन लोगों ने अपना बात रखा वहाँ पे, और क्या क्या था वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैंने लिख के रखा है। जैसे कि देखो, जेन्युइन ये है कि मेंस का जो पेपर होता है, प्री का जो पेपर है वो तो बहुत सारा शिफ्ट में होता है, क्योंकि लोग 30-30 लाख लोग अपियर होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 25 से 30 लाख लोग, तो उसको एक पेपर या फिर 1 डे में करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उसको तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो प्री में तो ठीक है, लेकिन बट जो ये मेंस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उससे बहुत लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होना रहता है। तो बहुत बार ये देखोगे कि तुम सेम शिफ्ट के सेम मार्क्स वाले बच्चों को, किसी के मार्क्स घट गए, किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ये सब बहुत मैटर कर जाता है। और ये मतलब जिस बेस पे ये करते हैं, तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ। कोई ना कोई मतलब सेक्शन, स्टूडेंट्स का कोई ना कोई सेक्शन ऐसा रह ही जाएगा जिसके साथ अनफेयर हो चुका होगा, और कोई ना कोई सेक्शन के साथ ऐसा हो जाएगा कि उनके साथ बेनिफिट हो गया है, मार्क्स बढ़ गया, नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स भी था, ज़्यादा मार्क्स आ गया, तो सिलेक्शन हो गया, अच्छा रैंक आ गया। तो ये सबको थोड़ा सा दूर करने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग कि शिफ्ट को 1 डे पेपर करवाया जाए। ठीक है, एक दिन में करवाओ, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट भी होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए मतलब कोशिश किया जाए कि किसी तरह अरेंज ऐसा किया जाए कि वो एक दिन में पेपर हो, और एक पेपर हो सिंगल शिफ्ट मेंस का एटलीस्ट। तो जैसे ही एक शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का केस ही बाहर हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन भी अपने आप हट जाएगा। तो इससे 2 चीज़ सॉल्व हो जाएगा कि एक शिफ्ट में पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन भी अलग हो गया। तो ये चीज़ होना चाहिए रिफॉर्म, ये जेन्युइन रिफॉर्म है। अब एसएससी इतना बड़ा संस्था है यार, तो इतना तो अरेंज कर ही सकती है, चाहे जो भी जिस तरह से मतलब करना पड़े उसको। ठीक है, तो ये फिर स्टूडेंट्स के हित में आएगा, ये फिर स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब फेयर वो डिसीजन होगा। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है क्वेश्चन इतने सारे रहा हूँ। अब 2025 में देखो, मैंने क्वेश्चन मतलब 2025 में मैं भी अपेयर हुआ था, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जब फाइनल आंसर किया है ना, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को रॉन्ग कंसिडर किया गया। जैसे अपील करते हैं, पहले फर्स्ट आंसर किया आता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को जिसमें मतलब रॉन्ग लगता है, तो उसके लिए वो करते हैं, अपील करते हैं, उसमें फाइल करते हैं क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन को मतलब एक बार फिर से जाँच करो। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो भाई। एक पेपर बना रहे हो उसमें 10-10 क्वेश्चन, इतने बड़े लेवल का मतलब एग्ज़ाम है, वो भी मेंस है, और उसमें तुम इतना ज़्यादा गलत कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको
सुधार करना चाहिए। और ये पेपर कौन बना रहा है? TCS बना रहा है। तो इतने साल से तुम पेपर बना रहे हो, इतने अलग अलग एग्ज़ाम्स में करा रहे हो, मतलब एग्ज़ाम्स में TCS करा रही है, फिर कैसे इतना गलत कर रहे हो यार क्वेश्चन? ये तो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेबल है। तो इसके लिए मतलब जब बात हुआ कल SSC चेयरमैन सर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम TCS को बदलने जा रहे हैं और कोई दूसरा वेंडर को दिया जाएगा। अब इतना जल्दी पता नहीं 2025 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं। और जो भी बात हुआ है अभी सब मौखिक बात हुआ है, कोई भी रिटेन उन्होंने नहीं दिया है। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में अगर कुछ नोटिस ये लोग देते हैं तो ठीक है, वरना क्योंकि लिख के नोटिस तो प्रिपेयर करके देना ही होगा, तब तो वो कंफर्म होगा कि हाँ 100% श्योर है कि ये सब चीज़ें रिफॉर्म होने जा रही है 2025 में। वरना तो मौखिक बोल दिए हैं और फिर कुछ अचानक से नोटिस आ जाएगा 2025 वाला CGL का, तो फिर ये लोग बोलेंगे कि अब तो वो चालू हो गया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो ये तो गलत है। तो इसलिए जो करना होगा अभी करना होगा, रिटेन फॉर्म में ये चीज़ को, रिफॉर्म्स को मतलब शो करना होगा SSC को कि हाँ हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं इस बार से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फिर एक वो है कि DV बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पहले फॉर्म डाल रहे हैं, और डालना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना जैसे नेक्स्ट ईयर अगर वो एलिजिबल होने वाले हैं तो 3rd ईयर ही ग्रेजुएशन चल रहा है, तो वो लोग डाल के देखते हैं कि इस बार देखते हैं कैसा पेपर आता है, नेक्स्ट ईयर फिर वो करेंगे प्रिपेयर। तो अगर DV पहले नहीं होगा ज्वाइनिंग के पहले, तो क्या होगा? वो एलिजिबल तो है नहीं, एक सीट तो उसको मिल जाएगा अगर मार्क्स अच्छा स्कोर किया है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे जो मार्क्स अच्छा स्कोर करके कोई एक सीट रिजर्व कर लिए, मतलब उनको अलॉट हो गया, और DV में जब वो देने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे, तो वो सीट तो वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो मतलब वेटिंग लिस्ट वगैरह का सीन तो है नहीं SSC में कि किसी और को मिलेगा वो सीट। तो ये तो गलत चीज़ है। पहले आप DV करवाओ, उसके बाद उसमें जो शॉर्ट लिस्ट करो कुछ बच्चों को, मतलब जितना ज़्यादा वैकेंसी है उससे थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करो, DV कराओ, उसमें शॉर्ट लिस्ट करो, फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा, जो जेन्युइन नहीं होगा वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, सीट किसी और को मिल जाएगा उसके बाद वाला को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। DV कराओ पहले ज्वाइनिंग के पहले। उसके बाद आता है स्कोर्ड कार्ड बिफोर PP, ठीक है। देखो क्या होता है कि पहले आंसर की आता है, आंसर की में बच्चे अपना चेक कर लिए, अब उसमें कुछ क्वेश्चन गलत रहता है, जैसे इस बार तो 9-9 10-10 क्वेश्चन गलत था। अब किसी का 330 मार्क्स बन रहा है तो वो कंसिडर करेगा भाई मेरे तो अच्छे मार्क्स हैं। अब पोस्ट प्रेफरेंस जब आता है तो फाइनल आंसर की पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में आता है, तो ये तो कंसिडर मान के कर रहा है कि मेरा 330 नंबर है, और वो भर रहा है उस हिसाब से जो पोस्ट उसको चाहिए कि हाँ मेरे को GST चाहिए, मेरे को SON CSS चाहिए। तो इस तरह से वो भर भर के अपना पोस्ट वो कर रहा है, फिल कर रहा है पोस्ट प्रेफरेंस। और बाद में जब फाइनल आंसर की आ रहा है तो पता चल रहा है उसके मार्क्स घट के हो गए 310। तो अब तो उसका जो मतलब वो सोचा होगा कि ये पोस्ट मेरे को मिलना चाहिए, वो पोस्ट तो मिलने से रहा उसको। तो ये सब चीज़, और ऐसा बहुत सारा के साथ होता है। किसी का कम नंबर है तो वो अपना मान के चल रहा है कि कम आएगा, तो उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया है, वहाँ पे मार्क्स उसका इंक्रीज हो गया, अब उसको मिलना चाहिए था ऊपर का 4600 ग्रेड पे, बेचारा वो भर रखा है पहले कि मेरे को होम पोस्टिंग चाहिए तो मैं TA ही भर देता हूँ। तो ये सब सीन आ जाता है। और जब फाइनल आंसर किया आता है रिजल्ट के बाद तो देखता है कि मेरा 330 नंबर हो गया, बढ़ गया है, इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चन डालते हैं ये लोग। तो ये सब सीन है। तो इसलिए है कि आप पहले फाइनल आंसर की दे दो, स्कोर कार्ड बता दो उसका, ठीक है। फाइनल पहले जो एक बार आता है आंसर की, उससे बच्चे चेक करेंगे, क्लेम करेंगे कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो फिर आप एक बार कंसिडर करो, उसमें कोई अगर जेन्युइनली रॉन्ग है तो उसके हिसाब से आप उसको फाइनल मतलब स्कोर कार्ड बना के दो, फाइनल आंसर की और सबको स्कोर कार्ड बता दो। तो एक क्लैरिटी रहेगा, लोग उस हिसाब से फिर पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो लोग अपना पोस्ट भरेंगे, और वो फिर जेन्युइन होगा, ठीक है। उसमें जो भरेगा लगभग वो रैंक मित्रा वगैरह जो भी है कैंडिडेट्स फिल करते हैं, तो एक रफली एक आइडिया लग जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा लेकिन रफली लग जाता है। तो इस हिसाब से वो चीज़ सही रहेगा। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 3-4 रिफॉर्म्स हैं, तो ये सब चीज़ जेन्युइनली कंसिडर करना चाहिए SSC को, ठीक है। और बोला तो गया है पॉजिटिव, वहाँ से न्यूज़ तो आ रहा है कि मतलब वो हर चीज़ में बोले कि हाँ ये सब हम लोग करने जा रहे हैं और ये सब जेन्युइन मतलब है बच्चों का रिक्वायरमेंट। बट वो रिटेल में जब तक नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा, तब तक 100% हम लोग श्योर नहीं हो सकते। तो ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। अभी तक तो पॉजिटिव आ रहा है। और फिर ये है कि सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे CGL का पहले आप लो, CHSL का बाद में लो। रिजल्ट पहले CGL का दो, ताकि जिसका CGL में हो रखा है वो CHSL ना भरे। क्यों करेगा? क्योंकि वो हायर पोस्ट पे अगर सिलेक्टेड है तो CHSL का सीट नहीं खराब होगा। और इससे यहाँ पे होता है कि तीनों का एग्ज़ाम साथ में चल रहा है, किसी का भी रिजल्ट कब आ रहा है, बाद में आ रहा है। अब एक एक बच्चा तीनों पे सिलेक्ट है, MTS में भी सिलेक्ट है, CHSL में भी है, CGL में भी है। वो बच्चा तो CGL में ज्वाइन करेगा, 2 सीट तो बर्बाद कर रहा है वो, 10th लेवल का भी 12th लेवल का भी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो सीट खाली ही जाएगा।
तो इसलिए पहले CGL का आप रिजल्ट दो, उसमें जो सिलेक्टेड है बंदा वो CGL में मतलब एटलीस्ट एग्ज़ाम तो ठीक है दे देगा, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस जब आएगा तो नहीं फिल करेगा। फिर MTS में भी ऐसा कुछ आप लगाओ कि DV करवाओ, या फिर मतलब उसमें अगर है तो, क्योंकि MTS में तो पहले ही मतलब रजिस्ट्रेशन के समय ही पोस्ट प्रेफरेंस भी डलवा लेते हैं, तो बाद में आप विड्रॉल का कुछ सीन दो या पोस्ट प्रेफरेंस उसमें भी बाद में करवाओ, तो जाके सीट वैकेंसी मतलब वैकेंट नहीं जाएगा। जो जेन्युइन बंदा है जिसको चाहिए और जो ले रखा है ऊपर का पोस्ट, वो नीचे का पोस्ट बर्बाद नहीं करेगा। तो ये सब रिफॉर्म्स एकदम होना चाहिए, मस्ट है ये सब, ठीक है। और देखो पॉजिटिव वहाँ से न्यूज़ आ रहा है कि ये सब कंसिडर करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा, 2025 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स को। तो ये सब मैंने आई थिंक सब कवर कर दिया। ठीक है। और TCS चेंज होने वाला है, तो अगर हो जाता है तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न में भी चेंजेस होगा, और बहुत सारा मतलब TCS जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछता है तो वहाँ पे बहुत सारा बदलाव आएगा अगर दूसरा वेंडर आएगा तो, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, और बाकी तो करना वही है, सिलेबस वही है, वो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो पूरा लग के एकदम फोकस्ड रहो, तैयारी करते रहो एकदम, और बाकी सक्सेस मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट।